मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस व्याख्यान में, जो कि बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों विषय पर है, आज हम अनुसूची निर्माण की प्रक्रिया के पक्षों पर अध्ययन करेंगे। अनुसूची का भौतिक पक्ष, अनुसूची की अंतर्वस्तु, अनुसूची की शब्दावली एवं प्रश्न। प्रश्नों के अंतर्गत हम किस प्रकार के प्रश्न सम्मिलित किए जाने चाहिए और किस प्रकार के प्रश्नों का बहिष्कार किया जाना चाहिए के संबंध में भी इस व्याख्यान में बात करेंगे। आशा है आप इसे ध्यान से सुनेंगे। देखिए स्लाइड नंबर 1 में अनुसूची निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस, प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग शेड्यूल। किसी भी अनुसूची के निर्माण अथवा रचना के लिए निम्नांकित प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। नंबर 1, अध्ययन विषय का निर्धारण करना तथा यह तय करना कि विषय के किन पक्षों से संबंधित तथ्य संकलित किए जाएंगे। नंबर 2, दूसरे चरण में हम यह तय किया जाता है कि समस्या के प्रत्येक पहलू से संबंधित कौन सी सूचनाएं प्राप्त करनी है। प्रत्येक पहलू को भी हम कई उपभागों में बांट दिया सकते हैं। नंबर 3, तीसरे चरण में प्रश्नों की भाषा, वाक्यों की रचना, सारणी के खानों और उनकी भाषा तय की जाती है। नंबर 4, चौथे चरण में बनाए गए प्रश्नों को एक व्यवस्थित क्रम में लगाया जाता है जिससे कि सिलसिलेवार सूचना प्राप्त की जा सके तथा उनसे प्राप्त सूचनाएं आसानी से सारणीबद्ध एवं वर्गीकृत की जा सके। नंबर 5, अंतिम चरण में अनुसूची की वैधता की जांच की जाती है। एक छोटे से निदर्शन पर इसका प्रयोग किया जाता है जिसको प्री टेस्टिंग या पायलट सर्वे कहते हैं, जिससे मुख्य अनुसंधान में आने वाली कठिनाइयों एवं अनुसूची की कमियों का पता लग जाता है, जिन्हें दूर करके फिर दोबारा से एक नई प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है और उन्हें वास्तविक प्रयोग के लिए तैयार किया जाता है। एक उत्तम अनुसूची की रचना करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। Essential considerations while framing a good schedule। अनुसूची के 2 प्रमुख भाग होते हैं, भौतिक पक्ष एवं आंतरिक पक्ष। दोनों की रचना किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसी का हम उल्लेख करेंगे। अनुसूची का भौतिक पक्ष, फिजिकल और एक्सटर्नल पार्ट ऑफ शेड्यूल। अनुसूची निर्माण के भौतिक पक्षों या बाह्य पक्षों में भी उन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिए जिनका उल्लेख हम आगे प्रश्नावली के निर्माण के दौरान भी करेंगे और अनुसूची प्रश्नावली के बारे में, दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे और इनमें क्या विशेषताएं होती हैं और क्या क्या अंतर होता है उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। संक्षेप में इस संदर्भ में प्रमुख बातें जो अनुसूची के बाह्य पक्ष से जुड़ी हुई हैं की चर्चा करते हैं। अनुसूची का आकार 8 इंच चौड़ा और 11 इंच ऊपर से नीचे की तरफ लंबा से अधिक बड़ा न हो। अनुसूची हेतु प्रयुक्त कागज छकने वाला व खुरदरा न हो, वह चिकना और साफ हो। रंगीन कागज का प्रयोग आकर्षक होता है। नंबर 4, सूचनाएं लिखने के लिए पर्याप्त खाली स्थान छोड़ा जाता है। नंबर 5, हाशिया छोड़ा जाना चाहिए।
नंबर 6, अनुसूची में कागज के एक तरफ ही लिखना श्रेष्ठ होता है। सामने वाले हिस्से पे पीछे का हिस्सा कागज का प्लेन होता है। नंबर 7, कॉलम, शीर्षक तथा उपशीर्षकों द्वारा मदों को व्यवस्थित कर दिया जाए। नंबर 8, अनुसूची में पदों की संख्या अधिक नहीं हो। दूसरा पार्ट है अनुसूची की अंतर्वस्तु, कंटेंट ऑफ शेड्यूल। अनुसूची की अंतर्वस्तु के अंतर्गत 2 प्रकार की बातें होती है। नंबर 1, उत्तरदाता के बारे में प्रारंभिक जानकारी, जिसमें उत्तरदाता का नाम, पता, आयु, लिंग, शिक्षा, जाति, धर्म, व्यवसाय, आय आदि के बारे में और कुछ परिवार की सूचनाएं भी उसमें हो सकती हैं। दूसरे भाग में समस्या से संबंधित प्रश्न एवं सारणियाँ होती हैं। साथ ही अनुसूची भरने के लिए अनुसंधानकर्ता के लिए कुछ आवश्यक निर्देश भी होते हैं। इसी में अनुसंधान विषय तथा अनुसंधान करने वाले संस्था या व्यक्ति का परिचय भी होता है। इसका एक पार्ट और है, नंबर 3, जो इसमें हम जोड़ सकते हैं, अनुसूची की शब्दावली एवं प्रश्न। उस पर भी हम इसी के साथ ही चर्चा कर रहे हैं। वर्डिंग्स एंड क्वेश्चंस ऑफ शेड्यूल। अनुसूची में भी प्रश्नों के द्वारा सूचनाओं का संकलन किया जाता है, अतः उसके निर्माण में उचित शब्दों एवं प्रश्नों का चयन आवश्यक है, जिनके अभाव में हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएंगे। किसी भी प्रश्नावली अनुसूची में विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें निम्नांकित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है अनिर्दिष्ट प्रश्न, ओपन एंड क्वेश्चंस। इस प्रकार के प्रश्नों में सूचनादाता को स्वतंत्रता होती है कि वह उन प्रश्नों का आराम से सोच समझकर जवाब दे। जैसे, अस्पष्टता का अंत करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? इसमें उत्तरदाता अपनी इच्छा से जो उसे उचित लगता है वो अपनी राय दे देता है। दूसरा प्रश्न ये है, आपकी राय में छात्र असंतोष के क्या कारण है? खुला प्रश्न है, वो चाहे जितनी देर बोले, आराम से उनकी बातें सुने, वो सोच समझकर अपने जवाब देता रहता है। दूसरा है निर्दिष्ट प्रश्न, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। इसमें प्रश्नों के संभावित उत्तर पहले से ही लिख दिए जाते हैं और सूचनादाता को इन्हीं में से कोई उत्तर चुनना होता है। जैसे, आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है? और इसी के नीचे हम विकल्प भी लिख देते हैं और उत्तरदाता उनमें से जो उसे उचित लगता है वो जवाब दे देता है। आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है? नीचे लिखा हुआ है विवाहित, अविवाहित, विधुर, विधवा, तलाकशुदा। जैसे ही उत्तरदाता हमें जवाब देता है हम उस पर टिक लगा लेते हैं। एक और प्रश्न है, आप शिक्षित हैं अथवा अशिक्षित? जवाब दे देगा, शिक्षित होगा तो शिक्षित बोलेगा, हम टिक लगा लेंगे। इस तरह से निर्दिष्ट प्रश्न है, स्ट्रक्चर्ड है, उनकी पहले से संरचना बनी हुई है, विकल्प नीचे लिखे रहते हैं। नंबर 3, दोहरे प्रश्न, डाइकोटोमस क्वेश्चंस। जब किसी प्रश्न के 2 ही संभावित उत्तर हों तो ऐसे प्रश्नों को द्वंद्वात्मक दोहरे उत्तर वाले प्रश्न कहते हैं। जैसे, क्या आप अनुसूचित जाति के छात्र हैं? सामने लिखा हुआ हाँ, नहीं, इन 2 में से एक लगाना, टिक। क्या आप सह शिक्षा के पक्ष में हैं? हाँ, नहीं, ठीक। अब चौथा है बहुवैकल्पिक प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस प्रकार के प्रश्नों में बहुत सारे विकल्प होते हैं और उत्तरदाता जिसे उचित समझता है उसको अपने प्रत्युत्तर के रूप में कह सकता है। जैसे, जीवन साथी के चुनाव में आप किसे प्राथमिकता देंगे? पहला है, इसमें देखो 5-6 जवाब मिलेंगे। स्वास्थ्य,
और सौंदर्य। नंबर 2 है आयु। नंबर 3 पारिवारिक पृष्ठभूमि। नंबर 4 शिक्षा। नंबर 5 संपत्ति। नंबर 6 स्वभाव एवं गुण। नंबर 7 अन्य कोई। हो सकता है उत्तरदाता कुछ और जवाब दे सके तो लास्ट में हम अन्य कोई लिख देते हैं, जिसमें खाली जगह छोड़ देते हैं। वो कोई बात उत्तरदाता हमें बताता है, वो हम उसमें नोट कर लेते हैं। अन्यथा ऊपर वाले विकल्पों में से ही अधिकतर जवाब आ जाते हैं। नंबर 5 निर्देशक प्रश्न, लीडिंग क्वेश्चंस। जब किसी प्रश्न के द्वारा उसके उत्तर की ओर संकेत किया जाता है तो उसे निर्देशक प्रश्न कहते हैं। हालांकि इस तरह के प्रश्न थोड़े से कम ही पूछने चाहिए, क्योंकि ये पक्षपात को प्रोत्साहन देते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि शिक्षित स्त्रियां अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती हैं? हाँ, नहीं। लेकिन ऐसे प्रश्नों को अनुसूची प्रश्नावली में कम ही रखा जाता है, क्योंकि इसमें पक्षपात को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि अधिकतर लोगों का फिर जवाब हाँ में ही आ जाता है। क्या आप मानते हैं कि स्त्रियां प्रशासन के योग्य नहीं होती? ठीक है। बहुअर्थक पेचीदा प्रश्न, एम्बिगुअस क्वेश्चंस। ऐसे प्रश्नों को उत्तरदाता कई बार समझ नहीं पाता है, क्योंकि उनकी भाषा थोड़ी सी इस ढंग की बन जाती है जो उत्तरदाता को समझ नहीं आती, और लोग अपना अपना अर्थ लगाने लगते हैं। और ऐसे प्रश्नों के जब जवाब हमारे पास इकट्ठे होते हैं तो अनुसंधान करता या हमें भी दिक्कत आती है। तो ऐसे प्रश्न हमें कम पूछने चाहिए या उनकी भाषा को सरल बना लेना चाहिए। जैसे, आप कहाँ के निवासी हैं? इस प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं है कि घर, गांव, प्रांत, देश आदि में से क्या लिखना है। तो इस तरह के थोड़े प्रश्न जिनकी भाषा उत्तरदाता को समझ ना आए, पेचीदा महसूस हो, बहुअर्थक हो, उन्हें अनुसूची में सम्मिलित न किया जाए, या फिर उनकी भाषा को स्पष्ट सरल बना देना चाहिए। हालांकि अनुसूची में अनुसंधान करता वहाँ मौजूद रहता है, वह उत्तरदाता को बीच बीच में प्रश्नों को स्पष्ट भी करता रहता है। अनुसूची का ये फायदा है। 7 नंबर पे है श्रेणीबद्ध प्रश्न, रैंकिंग आइटम क्वेश्चंस। इस प्रकार के प्रश्नों में उत्तरदाता को कई उत्तरों में से एक नहीं, उन्हें सभी को चुनना तथा उन्हें अपनी पसंद के अनुसार एक क्रम में लिखना। इस प्रकार के प्रश्नों में अनुसूची में छपा हुआ क्रम उत्तरों को बहुत प्रभावित करता है। उदाहरण के रूप में, आप कौन सा व्यवसाय पसंद करते हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवा। नंबर 2 पुलिस सेवा। नंबर 3 व्यापार बिजनेस। नंबर 4 वकालत। नंबर 5 डॉक्टर। नंबर 6 इंजीनियर। और नंबर 7 प्रोफेसर। अब कोई व्यक्ति प्रोफेसर को 1 नंबर पर रख सकता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा को 1 नंबर पर रख सकता है, प्रोफेसर को 2 नंबर पर रख सकता है। कोई व्यक्ति डॉक्टर को 1 नंबर पर रख सकता है, प्रोफेसर को 2 नंबर पर रख सकता है। कोई व्यक्ति व्यापार को 1 नंबर पर रख सकता है, वकालत को 2 नंबर पर रख सकता है। इस तरह से उत्तरदाता की खुद की सोच, इच्छा के हिसाब से वो इसकी रैंकिंग करता है। नंबर 8 अस्पष्ट प्रश्न, वेग क्वेश्चंस। ऐसे प्रश्नों से उत्तरदाता यह नहीं जान पाता कि प्रश्न क्या पूछा गया है और उसका उत्तर क्या है।
उदाहरण के रूप में हम किसी से ये पूछें क्या आप सुशिक्षित हैं? अब उत्तरदाता को ये समझ नहीं आता सुशिक्षित किसे माना जाता है, ग्रेजुएट को, पोस्ट ग्रेजुएट को, 12th को, कौन आदमी सुशिक्षित है? कई बार बहुत पढ़े लिखे लोग थोड़ा अजीब व्यवहार कर जाते हैं, कई बार कम पढ़ा लिखा आदमी भी ये कह देता है हाँ मैं बहुत सुशिक्षित हूँ। तो इसका कोई माप नहीं है। हाँ, आपने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की है, ये ज़्यादा अच्छा प्रश्न था। क्या आप सुशिक्षित हैं, ये वेग क्वेश्चन है, अस्पष्ट है। इसकी जगह हम ये पूछें आपने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की है। इसका अभिप्राय ये है कि हम प्रश्न की संरचना करते हैं तो उनमें स्पष्टता होनी चाहिए। इसी क्रम में हम किस प्रकार के प्रश्नों को अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए और किस प्रकार के प्रश्नों का बहिष्कार किया जाना चाहिए के संबंध में भी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। किस प्रकार के प्रश्न सम्मिलित किए जाने चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर टू बी इंक्लूडेड। देखिए, प्रश्नों का आकार छोटा हो, प्रश्न थोड़े सूक्ष्म स्पष्ट शब्दों में वर्णित तथा उत्तर देने में सहज व सरल होने चाहिए। नंबर 2, प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनका उत्तरदाता को ज्ञान हो। नंबर 3, प्रश्न सारणीयन के योग्य हो। नंबर 4, प्रश्न अनुसंधान विषय से संबंधित ही हो, अनावश्यक प्रश्न ना हो। यदि प्रत्यक्ष प्रश्नों से सही उत्तर की आशा न हो तो अप्रत्यक्ष रूप से पूछा जाना चाहिए। प्रश्न एक दूसरे से संबंधित हो और क्रम में हो। एक विषय से संबंधित सभी प्रश्न एक साथ हो, बिखरे हुए ना हो। पूरक प्रश्न भी दिए जाने चाहिए जिससे कि दोहरी जांच हो सके। यदि उसी विषय पर पहले कोई अनुसंधान हो चुका हो तो उसमें प्रयुक्त विशिष्ट शब्दों अथवा इकाइयों का भी अर्थ वही रखना चाहिए जो पहले अनुसंधान में था। इससे तुलनात्मक अध्ययन में सुविधा रहती है। ये मुख्य बातें हैं, एक बार मैं पुनः बोल देता हूँ। इस पृष्ठ के बारे में निर्देशक प्रश्न, लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं जो अधिकतर हाँ में जवाब आते हैं, ऐसे प्रश्न नहीं जोड़ने चाहिए। बहुअर्थक पेचीदा प्रश्न, एम्बिगुअस क्वेश्चन, इसमें उत्तरदाता को ये पता नहीं होता कि मुझे क्या जवाब देना है। श्रेणीबद्ध प्रश्न, रैंकिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है लेने चाहिए। इनमें रैंक अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से उत्तरदाता बता सकता है। अस्पष्ट प्रश्न, ऐसे प्रश्न थोड़े से स्पष्ट करके पूछने चाहिए ताकि उत्तरदाता को समझ आ जाए। हालांकि अनुसूची में उत्तरदाता वहाँ अनुसंधान करता वहाँ मौजूद होता है, इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें वह भी स्पष्ट कर देता है। और किन किन प्रश्नों को सम्मिलित किया जाना चाहिए और किन का बहिष्कार किया जाना चाहिए, इसमें मुख्य रूप से जो बातें हमने की है 1 से 8 तक, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आएंगे हम 9 नंबर बिंदु पर। जो प्रश्न व्यक्तिगत जीवन से संबंधित नहीं है तथा पक्षपात रहित है उन्हें सम्मिलित किया जाना चाहिए। पक्षपात रहित प्रश्नों को पूछा जाना चाहिए। नंबर 10, प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनका उत्तर देने में कम से कम लिखना पड़े, इसलिए प्रश्न उत्तर के साथ में सही का निशान, क्रॉस मार्क, संख्या में हाँ या नहीं में लिखने योग्य होने चाहिए। नंबर 11, प्रश्नों में संदेह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।
तथा इस प्रकार के शब्द जैसे अगले साल, पिछले साल आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 12, जब विचारों तथा भावनाओं से संबंधित प्रश्न करने हो तो क्यों, कब, क्या, कैसे, कहाँ वाले प्रश्न अवश्य किए जाने चाहिए ताकि उन विचारों अथवा भावनाओं की पृष्ठभूमि का पता लग जाए। इस संबंध में हम समाजमिति का प्रयोग भी करते हैं, सोशियोमेट्री का। अब हम इस बिंदु पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से प्रश्नों का, किस तरह के प्रश्नों का बहिष्कार किया जाना चाहिए, क्वेश्चंस टू बी रिजेक्टेड। ऐसे प्रश्नों को अनुसूची प्रश्नावली में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, नंबर 1, प्रश्न इतने लंबे न हो कि उत्तरदाता को समझने में कठिनाई हो। नंबर 2, प्रश्न इतने जटिल न हो कि सूचनादाता को समझने में कठिनाई हो। नंबर 3, जब तक अनुसंधान विषय से उसका सीधा संबंध न हो व्यक्तिगत जीवन से संबंधित प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। इसका कारण यह है कि प्राय लोग अपने पारिवारिक एवं वैवाहिक जीवन, बीमारी तथा चरित्र आदि से संबंधित प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते। नंबर 4, संदेहजनक प्रश्नों को भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 5, उत्तरदाता को असमंजस में डाल देने वाले प्रश्न भी नहीं पूछे जाने चाहिए। नंबर 6, प्रेरक तथा निर्देशित प्रश्नों से बचना चाहिए, लीडिंग क्वेश्चन से बचना चाहिए, जिसमें अधिकतर लोग हाँ में जवाब देते हैं। तो इसका मतलब उन प्रश्नों के जवाब हाँ में ही आ जाते हैं ज़्यादातर के। तो हम टाइम वेस्ट क्यों करें और ऐसे प्रश्न क्यों बनाएं और ऐसे प्रश्न क्यों पूछे जाएं। नंबर 7, ऐसे प्रश्न भी नहीं पूछे जाने चाहिए जिनका उत्तर अन्य साधनों द्वारा प्राप्त किया जा सके, क्योंकि एक अनुसूची को बहुत लंबा बनाना भी उचित नहीं है। ऐसे प्रश्न जिनका संबंध अनुसंधान विषय से नहीं है नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि बहुत लंबी अनुसूची बनने के बाद उत्तरदाता बोरियत महसूस करता है और वह कुछ प्रश्नों के जवाब देने के पश्चात उत्साहहीन हो जाता है। इसलिए संतुलित प्रश्नावली या अनुसूची का निर्माण ही किया जाना चाहिए, बहुत सोच समझकर। नंबर 9, वे प्रश्न भी सम्मिलित नहीं किए जाने चाहिए जिनके सही उत्तर मिलने की संभावना नहीं रहती है। नंबर 10, समाज में स्वीकृत आदर्शों के विपरीत प्रश्न भी नहीं किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई बहुपतित्व, पॉलीएंड्री, दो पार्ट होते हैं ना, जैसे मान लो बहुपतित्व या बहुपत्नित्व, तो पॉलीएंड्री एक महिला और उसके कई पति हों, या एक पुरुष और कई पत्नियां, क्योंकि हमारे यहाँ अब कॉन्स्टिट्यूशनली एक मतलब एक पति और एक पत्नी कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव्ड है। तो पॉलीएंड्री, पॉलीगाइनी अब कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव्ड नहीं है। तो हम पूछें बहुपतित्व से संबंधित प्रश्न किया जाता है तो शायद ही कोई उससे सहमति प्रदान करे। तो इस तरह के प्रश्न नए जोड़े जाएं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान से जुड़े हुए प्रिंटेड मैटर, पठन पाठन सामग्री आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी उपलब्ध करवाई जा रही है। ध्यान से उसको पढ़ते रहिए और इस वीडियो व्याख्यान को सुनते रहिए। अब ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।